डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है। कई लोग तो इस डर से साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लेते हैं कि अब उनको मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेनी पड़ेगी जिससे वो सोते रहेंगे। तो बेसिकली कपल थेरेपी में यही होता है कि थ्रू ए न्यूट्रल पार्टी, थ्रू ए कपल थेरेपिस्ट, वी ट्राई टू मॉडिफाई दीज कम्युनिकेशन पैटर्न्स। तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि ओसीडी का पेशेंट है, अवॉइडेंस में गया हुआ, घर उसने 2 महीने से नहाया नहीं है, घर 3 महीने से रूम साफ नहीं किया, क्योंकि उसको लगता है कि ऑल और नन फिनोमेना, कि करूंगा तो उस दिन परफेक्ट करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आना कम हो जाएंगे वो विचार। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर, किसी को अगर ये फील हो गया है कि मुझे सीवियर ओसीडी है बट उसके पास साइकेट्रिस्ट का एक्सेस नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन थेरेपी कुछ केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव है। वाज यू आल्सो द पार्ट ऑफ द डॉक्टर टीम जिन्होंने दीपिका का ट्रीटमेंट किया था? सीढ़ियां चढ़ते समय अपने ही कदम गिनना, सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की नंबर प्लेट देखकर पागलों की तरह उनको टोटल करना, घर का कोई सदस्य अगर बाहर गया है तो उनके एक्सीडेंट की तस्वीरें अपने दिमाग में आना और बार बार उनको फ़ोन करना, और इससे भी भयानक मंदिर में भगवान की पूजा करते समय भगवान के बारे में कोई एक ऐसा गंदा ख्याल आना जिसको सोचकर बाद में हमें खुद ही शर्म आए। देखिए, ये इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये ओसीडी है। ओसीडी सिर्फ साफ सफाई, बार बार हाथ धोना, घर के लॉक को चेक करना तक सीमित नहीं है। ओसीडी एक बहुत सीरियस और एक गंभीर बीमारी है। इस टॉपिक पर खुलकर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पंकज वर्मा। सर, हेड साइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि ओसीडी मतलब क्या? क्या ओसीडी बार बार हाथ धोना, चीज़ों को सिमेट्री रखना या घर के तालों को चेक करना तक सीमित है, या इससे बियॉन्ड ये कुछ और है? जैसा आपने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी, जिसे आमतौर पर एक वहम की बीमारी बोल दिया जाता है, तो एक बहुत ही गंभीर मानसिक समस्या है जिसको समझने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बहुत सारी रिसर्च ये बोलती है कि पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट में आने के लिए ही काफ़ी महीनों से लेके कुछ साल तक भी निकल जाते हैं कि वो इसको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इसके बहुत जनरल फॉर्म हैं जो आपने बताया कि मोस्ट कॉमनली जैसे साफ सफाई से रिलेटेड ओसीडी है, कंटामिनेशन जिसको हम कंटामिनेशन का थीम बोलते हैं, या फिर चेकिंग का पैटर्न है किसी का, है ना। इसके अलावा बहुत सारे और फॉर्म्स ऑफ ओसीडी भी हैं जहाँ पे जैसे आपने बात की कि एग्रेसिव ऑब्सेशन आना। तो बेसिकली ऐसे विचार जो बार बार आपके मन में आते हैं, जो आपके अपने विचार हैं लेकिन आपके खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, और जिनके आने से आपको परेशानी महसूस होती है। मतलब आपको साफ साफ पता है कि ये एब्सर्ड और नॉनसेंसिकल थॉट हैं, यानी जिनका कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी तरह से उपयोगी थॉट नहीं है, और आप नहीं चाहते कि वो आए, बट दीज आर इंट्रूसिव थॉट्स। यानी कि आपके जो नॉर्मल चेन ऑफ थॉट है, सपोज आप किचन में काम कर रहे हैं ना, आप कोई लेट्स से आप चाय बना रहे हैं, तो उसका एक चेन ऑफ थॉट है कि आप पॉट लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। एक चेन ऑफ थॉट है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड करना है। बट सोचिए कि अगर बीच बीच में आपको हर थोड़ी देर में एक थॉट आ रहा है कि ये जो पॉट था मैंने क्लीन किया था, अच्छे से क्लीन हुआ ही नहीं था, एंड आफ्टर बॉइलिंग वाटर, आफ्टर पुटिंग टी एंड मिल्क इन इट, उसके बाद आपको उसको जाके सिंक में फिर से वापस गिरा देते हैं। इसमें सर एक गिल्ट भी तो होता है कि अगर सपोज मैंने ये चाय का पतीला या फिर छन्नी नहीं छानी तो मेरी वजह से बाकी लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो वो खुद को ब्लेम देते हैं। यही दिक्कत है कि आप वहाँ पे एक ऐसे विचार से डील कर रहे हैं जो बार बार आ रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको लॉजिकली पता है कि ये विचार एक्सेसिव है। मैं इस पॉट को मैं पहली 2 बार धो चुका हूँ या धो चुकी हूँ, स्टिल आपका माइंड जानता है कि ये साफ है, बट वो एक पैथोलॉजिकल डाउट, यानी ऐसा डाउट जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, आपके मन में बार बार आता है। और जब वो आता है तो आपको ये पता होते हुए भी कि एक्सेसिव है, अनडिजायरेबल है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और दैट लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ टेंशन। आपको बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है। और तब तक कि आप जब तक या तो उसको दोबारा से फिर से फेंक के क्लीन ना कर लें,
तब तक आपको ये लगता रहेगा कि जो आपने जैसे बताया, अब कुछ भी हो सकता है उसमें, हो सकता है आपको लगे कि कोई जर्म होंगे, बीमार हो जाएंगे, मेरी फैमिली बीमार हो जाएगी, या अभी भी साफ नहीं है तो मैं इसको पी कैसे सकती हूँ। और ये साइकिल बार बार और चलेगा, हर चीज में ये चलेगा। साइकिल बार बार चलेगा। जैसे कि थोड़े टाइम बाद अगर हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो मैं वाइट बोर्ड पे भी वो साइकिल समझाऊंगा कि कैसे वो साइकिल चलती है। तो सर, जैसे हम लोग अपने ऑफिस में भी बातें करते हैं, फैमिली गैदरिंग में भी जब हम लोग होते हैं तो लोग बार बार अपने हाथ धो रहे हैं या फिर अपने क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं कि मैं भी 4 बार ताला चेक करता हूँ या गैस का रेगुलेटर चेक करता हूँ। एक नॉर्मल इंसान जो ये चीज़ें कर रहा है और एक ओसीडी जिसको है, उसमें क्या डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा कि इसको ओसीडी है और ये जो कर रहा है नॉर्मल हाइजीन, दिस इज बेसिक? तो देखिए, नॉर्मेलिटी का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है ना। हम एक जनरल डिक्टम ये है कि हम किसी भी चीज़ को पैथोलॉजाइज यानी कि ये प्रॉब्लमेटिक है तब तक नहीं बोलते जब तक इंसान अपने किसी भी एक्शन से या तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा या उसकी वजह से किसी और दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। अब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, अब हम हो सकता है कि हमारे ओपिनियन डिफ़र करें, हमारे वेज ऑफ वर्किंग डिफ़र करें, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि मैं ठीक हूँ ये बिल्कुल गलत है, जब तक कि उस बिहेवियर या उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग से उस इंसान को या फिर उसकी वजह से उसके आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो रही है ना। अगर आप 1 या 2 बार हाथ धो के आपको ठीक लगता है, लेट्स से एक बार तो हर कोई हाथ धोता है, आपको 2 बार हाथ धो के भी ठीक लगता है और उसकी वजह से कोई डिसफंक्शन नहीं हो रहा है, यानी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में किसी तरह का कोई उससे बाधा नहीं हो रही, आप एक्सेसिव टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं उसमें खपा रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके की हो सकती है। हाउसवाइफ के लिए टाइम पे काम पूरा करना, अपने लिए टाइम निकाल पाना, एक वर्किंग लेडी है, एक वर्किंग मैन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में ना लगाना। तो अगर उनको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही या किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक हम तो कोई भी अगर आपको सो कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है उसके साथ बहुत बड़ा एक कंडीशन जुड़ी है कि क्या वो किसी डिसफंक्शन को लीड कर रहा है। अगर डिसफंक्शन जुड़ा है तो डेफिनेटली वो डिसऑर्डर है और हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो सर, अब हो सकता है किसी की मदर ऐसी, जैसे हम सब में से कोई ना कोई ऐसा होगा, किसी की मदर ऐसी हैं जो बोलती हो कि नहीं आप चप्पल बाहर निकाल के आया कीजिए, हाँ, बहुत आप कॉमन, मिडिल क्लास फैमिली में तो इवन बहुत कॉमन है किचन ये में सब। आप ऐसे मत जाइए, है ना, आप बाहर से आए तो हाथ धो के ही फिर किसी चीज़ को टच कीजिए, which is normalized in many families। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर ऐसे ही चलता जाता है। जिस डॉटर ने अपनी मदर से ये सीखा, हो सकता है वो अपनी फैमिली में भी फिर यही करे क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा है, तो उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो गया। तो ये होता कैसे है? ये जेनेटिक होता है या फिर हमारे कुछ एनवायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे अंदर ओसीडी डेवलप होता है? सो व्हाट इज द मेन कॉज? देखिए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्टार्ट होने से पहले कि सारे साइकेट्रिक इश्यूज हेट्रोजीनस और मल्टीफैक्टोरियल है। इन दोनों बातों का क्या मतलब है कि मल्टीफैक्टोरियल यानी कि कोई भी दिक्कत है उसको कोज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर होंगे, यानी कि उसमें जेनेटिक भी कंपोनेंट होगा, उसमें एनवायरनमेंट का भी रोल होगा, उसमें हो सकता है किसी और चीज़ों का भी रोल हो। जैसे ओसीडी के केस में जेनेटिक कोजेज भी हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ तरह की इन्फेक्शन है जो ओसीडी जैसे सिम्टम ला सकते हैं, जैसे बचपन में अगर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम देखते हैं, मोस्टली केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें किसी ना किसी फॉर्म में जेनेटिक लेवल पे ऐसे जीन्स थे और अभी तक हम कोई ऐसा सिंगल जीन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि जो डायरेक्टली ये बता सके कि यही जीन है वो जो पर्टिकुलर जीन है जो ओसीडी को लीड कर रहा है। बट ऐसे जीन्स पाए गए हैं जो शायद एसोसिएटेड हो सकते हैं और बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है मेंटल हेल्थ में ये, कि हम अगर ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस तरह से कोई कॉजेटिव फैक्टर्स यानी इसके कारण जो हैं वो हमें साफ साफ दिखने वाले हों तो शायद हम उनसे बचाव के तरीके भी ढूंढ सकें। जैसे हमने बहुत सारी बीमारियों से बचाव के तरीके भी ढूंढ लिए हैं, जी, है ना। डॉक्टर साहब, मैं इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले केस स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये था कि इंडिया का वो केस था जिन लोगों को ओसीडी होती है वो खुद अपने आप से परेशान रहते हैं कि मैं बार बार सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, जो मैंने इंट्रो के शुरू में ही बताया कि वो अपने कदम गिन रहे हैं, कोई नंबर प्लेट है 2 3 5 6, उसको एंडलेसली टाइम वो काउंट करे जा रहे हैं, भगवान को लेकर उनके मन में कोई और थॉट आ रहा है।
तो इस ट्रैप में अगर कोई है और अभी इस इंटरव्यू से, हमारे पॉडकास्ट के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कैसे वो इससे बाहर निकले? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू गेट इट आउट ऑफ इट? See, the I guess the very first step is, like you said, to identify that this is problematic. बहुत सारे लोगों को ये इंसाइट ही नहीं होती कि कोई इशू है, किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं कि क्योंकि ओवर टाइम ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो अब जैसे आपने बताया कि एक केस तो मैं ऐसा भी देख रहा हूँ, अराउंड 55 प्लस ईयर ओल्ड लेडी हैं वो, तो कोई भी गाड़ी गुजरती है वो उसके नंबर प्लेट को देख के उनको लगता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई। एंड शुरुआत में तो वो अपने हस्बैंड को बोलती थी इस गाड़ी का पीछा करो, ये जहाँ भी जाके रुकेगी वहाँ जाके मुझे इसकी नंबर प्लेट को, जबकि उन्होंने पढ़ लिया है, फिर भी उनको मन करता है कि मैं 10 बार पढूं। जहाँ भी जाके रुकेगी वहाँ जाके भी 10 बार पढ़ेंगी उसको। अब ऐसे कहाँ तक गाड़ी का पीछा करोगे, कहाँ तक लेके जाओगे? तो इस तरह कोई भी पैटर्न हो सकता है। जैसे आपने कहा था ना, मोस्ट कॉमन पैटर्न कंटामिनेशन और चेकिंग के हैं, तो ज़्यादातर केसेस हम यही देखते हैं। लेकिन मैं OCD नाम वही है, लेकिन मैं आज भी आई फील अमेज्ड एट टाइम्स कि अब भी मैं ऐसे केसेस देखता हूँ, ऐसे पैटर्न देखता हूँ जो अब तक मैंने देखे ही नहीं थे। बट सर, जो मैंने, मेरा सवाल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बट मेरा एक सवाल ये भी है कि लेट से मैं हूँ, मुझे पता है मुझे OCD है और मैं अपनी ही चीज़ों से परेशान हूँ, मैं बेचैन रहती हूँ कि मैं क्यों नंबर काउंट कर रही हूँ, क्यों कहीं पे कोई ग्लास रखा हुआ है मैं इसको सही कर रही हूँ, या लेट से हमारे सामने ये डस्टर रखा हुआ है तो मैं इसको बहुत सिमेट्री फॉर्म में रखूंगी, मेरे को पता है ये हो रहा है। इससे निकलने का क्या तरीका है? वो बेचैनी जब होती है अपने अंदर, तो उसका क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये है कि आप अगर जिस तरह मैं बता रहा था कि आपको इनसाइट डेवलप हो गई कि मुझे ये दिक्कत है और ये परेशानी है और ये नॉर्मल नहीं है, तो क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऐसा गंभीर बीमारी है जहाँ आपको एक किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए ताकि वो इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सके, उसका एक ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट कर सके, मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेट कर सके, जिसका हिस्सा होगा कि हो सकता है वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ दिस इलनेस, कि कितनी गंभीरता है दिक्कतों की, उसके अकॉर्डिंग क्या दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी, क्या हमें थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, टॉक थेरेपी, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके कारण अगर उसके पीछे जाएं हम, तो मैं कहीं ना कहीं या तो मैं बोर्ड का उपयोग करके समझाना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरत है दवाइयों की और थेरेपी क्या है, थेरेपी क्या काम करता है उसमें, है ना? सर, ये तो हम आपसे समझेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है जो मेरे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अभी आपने बोला कि इसमें थेरेपी हो सकती है, दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। कई लोग तो इस डर से साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लेते हैं कि अब उनको मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेनी पड़ेगी, जिससे वो सोते रहेंगे। मतलब आई नो इट्स अ मिथ, बट आप उनको कैसे अश्योर करेंगे कि जो मेडिकेशन होती हैं वो मे बी लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, टॉक थेरेपी भी होती है? यस, सो बहुत ही जेन्युइन और पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, कि हर किसी के मन में डाउट है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो एक तो हमें एक तरह से एक टैग जुड़ जाएगा हमारे साथ, है ना? और अभी भी तो दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, नो? स्टिग्मा इन साइकेट्री इज अ वेरी बिग टॉपिक। तो स्टिग्मा, आप ये फील करते हैं कि मुझे स्टिग्मेटाइज्ड किया जाएगा, कि आपको हो सकता है आपके बात की उतनी तवज्जो ना रहे बाद में, आपको फैमिली में आपके बाहर की छोड़िए, फैमिली में ही फैमिली मेंबर आपको डिसमिसिव तरीके से ट्रीट करने लगे कि अरे आप तो बीमार हो, अरे आपकी क्या बात सुने, आप जो बात सही भी कह रहे हो सकता है किसी को लगे कि ये तो अब ट्रीटमेंट पे है, दवाइयाँ खा रही है, खा रहा है, इसलिए कुछ भी बोलता है। तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि क्या पता, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हेल्प सीख भी करना चाहते हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास, या तो वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते या पहले साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, लेट्स से फॉर दैट मैटर वो किसी इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि शायद वो कुछ दवाई लिख दे, उससे ठीक हो जाए और मुझे स्टिग्मा भी ना झेलना पड़े, है ना? तो ये स्टिग्मा तो एक बहुत रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत कोशिशें हो भी रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे अवेयरनेस प्लान चलाए जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। जैसे अभी लास्ट जो बजट पेश किया गया तो उसमें कहा गया कि निमहैंस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है,
तो निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि निमहंस 2.0 नॉर्थ इंडिया में भी खोला नॉर्थ जाएगा। में भी होगा। नॉर्थ में भी खोला अभी जाएगा। बेंगलोर में, गुवाहाटी में है हाँ, बेंगलोर में है केवल अभी। निमहंस। हाँ, तो वो उसको कहीं नॉर्थ इंडिया में भी खोला जाए, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर Right. सकता है। तो ये जो स्टिग्मा है, ये अब आप दूसरी जो आपने बात की कि कहीं दवाइयों से ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सोया रहूँगा, मैं फंक्शनल रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पुराने टाइम पे जो साइकेट्री थी, लेट्स से गोइंग बैक 50 इयर्स बैक, राइट 50 साल पहले ऐसी दवाइयाँ नहीं थी। कुछ लिमिटेड मेडिसिन थी और उनसे नींद आती थी, उनसे उनसे एक्चुअली ऐसे इस तरह के इफ़ेक्ट होते थे कि फैमिली मेम्बर्स को लगता था कि दवाई लेने गए उसके बाद से ठीक है कुछ सिम्टम्स कम हुए, बट ना तो वो फंक्शनल है, ना वो किसी तरह के अपने सेल्फ केयर को ढंग से कर पा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ इस ट्रीटमेंट Right. का ना। तो वो था सिम्टम रिडक्शन मॉडल। अब जब हमारे पास न्यूअर मेडिसिन हैं तो उनका फोकस है कि सिम्टम रिडक्शन के साथ साथ फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव किया जाए। लेट्स से कोई किसी इंसान की फंक्शनैलिटी यहाँ थी बीमारी से पहले, और बीमारी के बाद उसको उसको कम बीमारी ने उसको कम करके नीचे ला दिया, तो अब हमारा ये टारगेट होता है कि हम कितना नज़दीक उसको वापस ट्रीट करके सेम फंक्शनैलिटी एज बिफोर द इलनेस जो फंक्शनैलिटी थी वहाँ तक पहुँचा सकें। राइट लेट्स से कोई, अब उसके लिए हर तरीके से इवेलुएट करना पड़ता है। एक किसी पेरीफेरी से आने वाला कोई किसान, उसकी रिक्वायरमेंट अलग से हो सकती हैं। एक आपके जैसे ऑफिस में काम करने वाली कोई यंग लेडी है, उसके उसके जो जिम्मेदारियां वो अलग हो सकती हैं। एक 35 ईयर ओल्ड आईटी एग्जीक्यूटिव है, उसकी जिम्मेदारियां और उसके रोल अलग हो सकते हैं। तो दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट कि हमें उसको कैसे उस रोल को फुलफिल करने के लिए ठीक करना है ना। सो डॉक्टर पंकज, जो हमारे व्यूअर्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उनको अभी सारे सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहे हैं कि मुझे ओसीडी है, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको बहुत लिमिटेड में भी आपका मेडिकेशन चलेगा, सेल्फ थेरेपी से भी ये सही हो सकता है, आप प्लीज़ उनके लिए कोई एक शॉर्ट नोट दीजिए। देखिए, किसी को भी अगर लगता है कि अगर आप बहुत ही रिपीटेटिव एक्शन करते हैं, बहुत रिपीटेटिव आपको थॉट्स आते हैं, बार बार एक ही तरह के विचार आते हैं, और आपको लगता है कि वो विचार एक तरह से यूजलेस हैं, एब्सर्ड हैं, वियर्ड हैं, यानी कि फालतू के विचार हैं और उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि वो ओसीडी हो। और आप किसी भी अपने आसपास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, उसमें भी साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप एक बार उनसे मिलिए, डिस्कस कीजिए, और वो डायग्नोसिस के बाद आप उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि कितनी दवाइयों की ज़रूरत है, क्या दवाइयाँ चलेंगी, कब तक चलेंगी, थेरेपी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो कब तक रहेगी, और इसका क्या प्रोग्नोसिस, यानी कि आगे चल के ये बीमारी किस तरह रहने वाली है, कम होगी, ज़्यादा होगी, दवाइयों का रोल किस तरह होगा, थेरेपी क्या उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगी या कम हो जाएगी। तो ये सारी तरह के जो सवाल हैं वो आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करके अपने आसपास और उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक इलनेस के साथ जी रहे हो, और अगर वो ठीक हो पाए तो आपकी नहीं, आपके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जिंदगियां एक परिवार में, सबकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। राइट, तो जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी ही ये चीज़ें एड्रेस हो एक्चुअली ये बायोलॉजिकल रीजन भी है, जैसा आपने कहा ना कि जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, जितनी भी इलनेसेस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है, खासकर इस तरह की क्रॉनिक इलनेस में, कि कितने टाइम तक वो अनट्रीटेड रही, राइट, कितने टाइम तक आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। वो टाइम जितना लंबा होगा उसको ठीक होने में और कितना इम्प्रूवमेंट आएगा ये डिटरमाइन करने में इस टाइम पीरियड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट लेने पहुंचते हैं, जल्दी आप मेडिकेशन या थेरेपी या दोनों चीज़ें शुरू करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होंगे, अच्छा ट्रीटमेंट आएगा, और वो हो सकता है कि आपको एक, हालांकि ऐसी बीमारियों में क्योर मॉडल नहीं होता, कंट्रोल मॉडल होता है। लोग बोलते हैं ना कि क्या ये बिल्कुल सो कॉल्ड जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते हैं तो उनके सिम्टम्स रीसर्फेस नहीं करते, यानी दोबारा नहीं आते, और हो सकता है कि बाद में दवाई की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयाँ कम करते हैं तो सिम्टम्स रीसर्फेस करते हैं, उन केसेस में हो सकता है दवाइयाँ लंबे टाइम तक चलानी पड़े।
डॉक्टर साहब, अगर किसी की फैमिली में किसी को ओसीडी है, चाहे वो बच्चे हैं, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, उसमें फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि अगर फैमिली पेशेंट के इस कंपल्शन में उसका साथ देती है, तो जितना मेरी नॉलेज है उसमें ये है कि उससे ओसीडी और ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आप बता रहे हैं ना, कि जैसे सपोज कीजिए मुझे ओसीडी है और मुझे साफ सफाई की के लिए एक्सेसिव थॉट आते हैं, और मैं बहुत मुझे चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ मैं साफ रखूं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, और उसमें भी बिल्कुल कहीं एक मुझे स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो चीज़ साफ है मैं उसको भी 4 बार साफ कर दूं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर को इस तरह से दिन में 4 बार साफ कर पाएं। तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको एंग्जाइटी होने लगती है, राइट। देन दे गो टू फैमिली मेम्बर्स एंड स्टार्ट प्रेशराइजिंग देम, उन पे प्रेशर डालने लगते हैं कि आप भी मेरे साथ सफाई में आइए। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी कंपल्सन, कि आप खुद कंपल्शन नहीं कर रहे हो, आप अब दूसरों से भी करवाने लगे हो कंपल्शन, कि अब पूरा घर सफाई में जुटा है। राइट। और जितने कंपल्शन होंगे, चाहे आप खुद करें चाहे प्रॉक्सी कंपल्शन कराएं, वो कंपल्शन आपकी बीमारी को बढ़ाते ही जाएंगे। ऐसा भी तो होता है सर, ऑफिस में भी हम लोग देखते हैं या फिर फैमिली गैदरिंग में भी कि लेडीज कहीं आई होती हैं, अरे मेरे बर्तन तो ऐसे ही रह गए हैं, मेरे कपड़े बाहर रखे हैं, मैं उसको अंदर लाना भूल गई हूँ, या फिर अब मैं लेट पहुंचूंगी तो खाना कैसे बनेगा। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट वो उसी ट्रैप में रहते हैं कि मैं वो चीज छोड़ के आ गई हूँ, कैसे हो होगा। सकता है कि वो ओवर थिंकिंग का लूप हो। ये तो जैसे आपने जो ये चीज़ें बताई, अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो ओवर थिंकिंग टाइप की होती हैं, एंग्शियस टाइप की होती हैं। तो वो देखना पड़ेगा वो विचार जो हैं वो क्या क्वालिफाई करते हैं ऑब्सेसिव थॉट के लिए, है ना। क्योंकि एंग्शियस इंडिविजुअल भी बार बार रीअश्योरेंस सीख करता है, बार बार वही चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। वो आपसे, जैसे आपने कहा कि हो सकता है वो उतने देर में आप इरिटेट हो जाएं कि अरे 4 बार से बोल चुकी है कि बर्तन छोड़ाई हूँ, अब छोड़ा है तो छोड़ा है, जाके ही साफ करोगे उनको। बट उनको क्योंकि वो एंग्शियस हैं तो वो बार बार रीअश्योरेंस चाह रहे हैं कि कोई उनको बोलता है कुछ नहीं होगा, क्या होगा, जाके कर लेना। तो वो देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर थॉट है वो क्वालिफाई करता है जो डायग्नोजिंग क्राइटेरिया है ऑब्सेसिव थॉट का, उसको या नहीं। सर एक चीज़ और होती है, जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा अमीर काइंड ऑफ लोग हैं, उसमें इस चीज़ को एक लग्जरी हाइजीन माना जाता है कि हम तो बहुत साफ सफाई रखते हैं, हम तो हर चीज़ को बहुत सिमेट्री रखते हैं, हमारा घर आके देखो तो सारी चीज़ डिसिप्लिन में रहती है। तो साफ सफाई और ओसीडी, इसमें क्या डिफरेंस है? फिर से मैंने जैसे वो चीज़ बताई थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, अगर आपको डिसफंक्शन फील हो रहा है उस चीज़ से, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से मैं खुद, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है उससे, मैं फंक्शनैलिटी जो मेरी पहले थी वैसे काम नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स से अगर हम मोटे मोटे तौर पे कैलकुलेट करें, एक इंसान क्या होगा, 2 बार दिन में टॉयलेट यूज़ कर लेगा, 3 बार खाना खाएगा, 2 बार कुछ और किसी रीजन से 5-6 बार हाथ धो लेगा, है ना, 3-4 बार वॉशरूम यूज कर लेगा। राइट। इस सारे को आप कैलकुलेट करें रफली तो ये 2 घंटे भी नहीं बनते हैं, है ना, सब कुछ लगा के। तो अगर कोई इंसान इससे ज्यादा टाइम, लेट्स से 4 घंटे लगा रहा है, घिस रहा है जबरदस्ती चीजों 4 घंटे लगा रहा है, 6 घंटे लगा रहा है, तो आपके तो 4-4.5 घंटे एक्सेसिवली आप उस चीज में लगा रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। राइट। जिसको किसी और डायरेक्शन में आप ले जा सकते थे, कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी कर सकते थे। आपको ऑफिस का काम करना है, बट उससे पहले आपको अपनी जो आपका वर्किंग एरिया उसको 20 बार साफ करना है। राइट। तो आप वो जो काम करना है वो तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो सफाई में लगे हुए हैं अभी। जी। सो डॉक्टर पंकज, हमारा पॉडकास्ट अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, विच आई एम अज्यूमिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी को लेकर हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके भी कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर होंगे। ऑडियंस से किसी का कोई सवाल है? जी, आपने माइक लिया है। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कई बार मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, धोना उनको अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम बहुत रगड़ के धोते हैं, हमें लगता है कि ये कहीं इस पे कोई बैक्टीरिया ना हो। तो ये मतलब हाइजीन का एक अच्छा ट्रेट है या फिर ये भी ओसीडी का कोई शुरुआती लक्षण है? अच्छा, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अब ये इसमें कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। जिस वक्त कोविड चल रहा था तो ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये काम कर रहा था, है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल ट्रिगर्स ऐसे थे कि हो सकता है किस चीज़ से इन्फेक्शन हो जाए, पता नहीं किस चीज़ किस सब्जी को या सामान को टच करके गया हो। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्टलेस डिलीवरीज आ गई,
बहुत बहुत लोगों को इस तरह से ये दिक्कत लगने लगी कि अगर टच किया हो और वो इन्फेक्टेड हो तो मुझे भी बीमारी हो सकती है। तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कॉन्टेक्स्ट देखने में, कि अगर आप मान लो सामान्यतः एक दुकान पे जाके सब्जी खरीदते हैं, एक या दो बार धोना, डिपेंडिंग ऑन वो सब्जी भी कौन सी है ना। शायद हो सकता है पालक को चाहें कि मैं अच्छे से और अच्छे से धोऊं, है ना, क्योंकि कुछ सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां, हो सकता है उनमें उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि ये भी देखा गया है कि उन सब्जियों में किसी तरह के कीड़े जो कि दिमाग में जा सकते हैं, वहाँ पे जैसे सिस्टिसर्कोसिस है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस है, तो वो सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो शायद उन सब्जियों को आप अच्छे से धोना चाहें। बट जैसे आप कोई और सब्जी लेके आए हैं, मान लो खीरा लेके आए हैं, उसमें पहले ही बड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर है, आपने एक बार वॉश कर लिया, लेकिन अगर आप उसको भी आप बार बार साफ कर रहे हैं और फिर वही चीज़ आती है सामने कि खुद को आपको ये लगने लगता है कि मैं इसको कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बार तो नहीं धो रहा हूँ। अगर आप टाइम ख़राब कर रहे हैं और आपको खुद को महसूस हो रहा है कि इतनी बार धोने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि खुद को इंसाइट नहीं होती, लेकिन दूसरा बोल रहा है, लेट्स से परिवार में 5 लोग हैं और 5 के 5 ये बोल रहे हैं कि आप इस खीरे को 10 बार धो चुके हो, इतनी बार धोने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्यूज मिलने लगते हैं एनवायरनमेंट से कि कहीं ना कहीं मैं एक्सेसिवली कर रहा हूँ इसको, और खुद को भी And फील it's- हो it's- जाता है। हाँ, एंड इट्स नो मोर अबाउट हाइजीन, मे बी आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग। हो सकता है ओसीडी के दायरे में ना आए, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं कि आप दिन में आप 50 बार खीरे तो खाने वाले नहीं है। आपने एक बार खा लिया, आपके हो सकता है 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो बहुत बड़ा डिसफंक्शन तो नहीं आया उसमें। तो आपको हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आप खुद से ही उस चीज़ पे कंट्रोल ला पाएँ, और उसमें नहीं भी ला पा रहे तो हो सकता है आपको टॉक थेरेपी यानी काउंसलिंग से धीरे धीरे समझ आ जाए कि ये जो मेरा ये इस तरह के जो थॉट पैटर्न है वो कहाँ से निकल रहे हैं। क्या कोई एग्जाम्पल के तौर में अभी भी पेशेंट देखता हूँ, जो आपने बात कही, ये बहुत सारे पेशेंट आके ऐसे बताते हैं। शुरुआत कहाँ हुई? कोविड टाइम से। फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में 3 लोगों की डेथ हो गई, तब से ही वो ये काम करने लगे, उसके बाद आदत पड़ गई। कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम ऐसे बन गए कि अब मैं उसके बाद मैंने धोके खाया या इतना वॉश करके खाया तो शायद मैं बच गया, नहीं हो सकता मुझे भी कुछ हो जाता। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके बिलीफ सिस्टम क्या बने किसी इंसिडेंट के बाद, आपके थिंकिंग पैटर्न कैसे बने, और अब वो आपको क्या शेप दे रहे हैं, आपके विचारों को क्या क्या किस तरह की डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस पे डिपेंड करता है। हम जब पेशेंट देखते हैं तो पार्ट ऑफ असेसमेंट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो उसमें हम जैसे कोई एक कंप्लेन लेके आया है कि लेट्स से फैमिली मेम्बर ले आए और बोलते हैं कि इनको हमारे बेटे को गुस्सा ज़्यादा आता है। अब एक सिम्टम है, इसके 50 कारण हो सकते हैं इसके पीछे। जब तक मैं उसको इंटरव्यू नहीं कर लूँगा, उसके कारण नहीं समझ लूँगा कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है। वो गुस्सा उसके स्वभाव का हिस्सा भी हो सकता है, वो गुस्सा किसी कॉन्टेक्चुअल उसमें भी हो सकता है। पता चले वो बीमार नहीं है, घर वाले बीमार हैं जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं हर बात पे। वो गुस्सा किसी बीमारी का हिस्सा भी हो सकता है। सो बेसिकली ये जो आदतें हैं ये हमें पता चल जाता है, हमें हिंट मिल जाता है कि ये नॉर्मल है या फिर ओसीडी। ठीक है, सो किसी और का कोई सवाल? हाँ, सो डॉक्टर, बेसिकली एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि ओसीडी मतलब यही होता है कि सामान ठीक जगह पे रहे या चीज़ों को लेके सबका ओसीडी होता है। आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई हैव अ प्रॉब्लम कि लोग मेरी चीज़ें सुन भी रहे हैं या नहीं। इज़ दैट लाइक अ पार्ट ऑफ ऑब्सेशन और ओसीडी? लाइक आई वांट टू डिफरेंशिएट। अब ये तो बहुत बहुत डीपर कॉन्टेक्स्ट उसमें जाना पड़ेगा, डीपर लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे रहे हों, या परवरिश के दौरान ऐसा लगा हो कि मुझे इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, या हो सकता है फैमिली डायनेमिक्स ऐसे रहे हों कि जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरी बात को कभी तवज्जो दी ना गई हो, है ना। और वो जो बिलीफ सिस्टम है, इनर हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बिलीफ सिस्टम, सपोज कीजिए बिलीफ सिस्टम एक बी हाइव की तरह, मधुमक्खी के छाते की तरह एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि नोबडी केयर्स फॉर मी, और देयर इज़ नो वेटेज फॉर माय ओपिनियन और माय वर्ड्स। और ये शायद डेवलप हो गया जब आप छोटे थे, आप अर्ली एडोलेसेंस में थे, बड़े हो रहे थे, हो सकता है माहौल ऐसा मिला हो सकता है वो माहौल कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे बच्चे क्या क्या एनवायरनमेंट होते हैं, 3-4 डोमेन ही होते हैं मेनली, कि घर का इकोसिस्टम क्या है, घर का माहौल क्या है, स्कूल का क्या माहौल है, या फिर आसपास के बच्चों में किस तरह की इंटरेक्शन है ना। और वहाँ कहीं ना कहीं
एक आपका जन्म से किस तरह का टेम्परामेंट था, हो सकता है आप जन्म से ही ऐसे रहे हो थोड़े से, जो कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े आउटगोइंग होते हैं, कुछ बच्चे जन्म से ही ऐसे होते हैं जो थोड़े स्लो टू वार्म अप होते हैं, Right. टाइम लेते हैं ओपन अप होने के लिए। अब एक ऐसा बच्चा जो थोड़ा टाइम लेगा ओपन अप होने के लिए, उसको अगर थोड़ा एनकरेजमेंट नहीं मिला तो उसको तो हमेशा ही लगेगा कि मुझे मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं अपनी बात को रख पाऊँ। जब तक मैं कंफर्टेबल होता तब तक तो और बहुत सारे लोग थे जो अपनी बात कह के चले गए, राइट राइट। है ना। तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि आई वॉज नेवर हर्ड एंड मे बी माई वर्ड्स डोंट कैरी दैट इम्पोर्टेंस, दैट मच इम्पोर्टेंस। और हो सकता है वो एक बिलीफ सिस्टम की तरह अंदर बन गया हो। अब जब भी या तो कोई अंदर से पुराना ट्रिगर आता है, अंदर थॉट साइकिल चलती हैं, पुरानी चीज़ें कोई ट्रिगर जनरेट करती हैं, या कोई एक्सटर्नल ट्रिगर आया, आपने एक मीटिंग में कुछ बात बोली और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, आपके अकॉर्डिंग वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी बट किसी ने ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, है ना। तो हो सकता है आपको, अब अगर ये बिलीफ सिस्टम ना होता तो आप सोचते कोई बात नहीं, मतलब मैंने अपनी बात रख दी, किसी ने नहीं सुनी, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है आपको 10 टाइम्स ज़्यादा वो ट्रिगर करे, क्योंकि आपके अंदर तो पहले से बात मन में बैठी हुई है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, जो कि जनरली रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है ना, कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर को महसूस होने लगता है कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं जाती है, मेरे को इग्नोरेंस मिल रहा है, मेरे को इग्नोर किया ही जाता है। तो आप इस प्री कंसीव्ड नोशन और इस बिलीफ सिस्टम के साथ हमेशा रहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो डॉक्टर इसका क्या सोल्यूशन ये है कि जिसको ऐसा फील हो रहा है उसको भी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना तो चाहिए? बेसिकली कपल थेरेपी में यही होता है कि थ्रू ए न्यूट्रल पार्टी, थ्रू ए कपल थेरेपिस्ट, we try to modify these communication patterns. We identify areas of problem in communication, कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों इस तरह लगता है, क्योंकि वो जब भी आपस में इस तरह की बातें करते हैं तो वो डिस्कस नहीं करते, वो दे एंड अप आर्ग्यूइंग अबाउट इट। मैं तो देता हूँ या मैं तो देती हूँ, आपको क्यों नहीं लगता है ऐसा कि ये इस तरह है, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर। वो वही आर्ग्यूमेंट वही, मतलब बिना किसी उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन के वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो वो उस थेरेपी के थ्रू ये इस चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है। सो एनीवन एल्स क्वेश्चन? सो डॉक्टर पंकज, अभी आपने OCD के बारे में बताया, आई हैव अ वेरी सर्वर प्रॉब्लम एट माई होम बिकॉज माई हस्बैंड इज़ OCD एंड ही इज़ वेरी क्लीन पर्सनैलिटी एंड आई एम वेरी अनहाइजीनिक पर्सन। मुझे नहीं पसंद कि जब तक मेरा रूम बिल्कुल मैसी ना हो ना, मेरा दिमाग नहीं चलता। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि वो बहुत साफ़ सुथरा इंसान है, अगर उसको टेबल से उसने उल्टा बट ये भी एक डिफरेंट मेडिकल कंडीशन होगा आई थिंक। हो सकता है हमें आप दोनों को देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको उनसे ज़्यादा OCD हो। एक एंटिटी होती है जहाँ पे अगर एक्सेसिव OCD, जैसे मैंने बताया ना कि पूरे घर को लगा लिया आपने, उसके बाद भी लग रहा है कि इनको 5 फैमिली मेम्बर को लगा के भी साफ नहीं कर पाएंगे, देन यू गो इनटू अवॉइडेंस। तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि OCD का पेशेंट है, अवॉइडेंस में गया हुआ, घर उसने 2 महीने से नहाया नहीं है, घर 3 महीने से रूम साफ नहीं किया, क्योंकि उसको लगता है कि ऑल और नन फिनोमेना, कि करूंगा तो उस दिन परफेक्ट करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। नहीं सर, मैं तो छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं करना, लेकिन उनको सब कुछ प्रॉपर चीज़ों पर चाहिए होता है कि अगर मैंने ये पेन यहाँ से उठाया तो इट शुड बी ऑन दैट पेन स्टैंड। अगर किचन में ये सामान यहाँ रखा है तो वो वहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में पार्टनर्स को क्या करना चाहिए एज अ कपल? हाँ, बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मिडल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा आपको कि ये आपका एरिया है, इसको आप जैसे मर्जी रखना रखो, मैं अपने एरिया में ठीक ठाक रहूँगा। थैंक यू। हाँ सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तो जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ ना, घर लॉक करने के बाद मुझे ना हमेशा थॉट आता है कि मैंने गैस का रेगुलेटर बंद किया है कि नहीं किया, कहीं फ्रिज का गेट तो खुला नहीं रह गया। कौन से एरिया में रहते हो अभी? द्वारका। एक्चुअली अनसेफ तो नहीं है वो एरिया? नहीं द्वारका। अनसेफ तो सभी जगह है दिल्ली में, कहाँ सेफ है? द्वारका में। तो मतलब मुझे यही थॉट आता है लॉक करने के बाद कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई, कोई बटन ऑन तो नहीं रह गया। तो इस मतलब ये डेली का ही है। कितनी बार चेक करना पड़ता है? कितनी बार? एक बार मैं खोलती हूँ, लॉक चेक करती हूँ, मतलब घर लॉक करने के बाद एक बार फिर अनलॉक करती हूँ, फिर एक बार चीज़ें चेक करके आती हूँ, देन लॉक। अगर ये हम 3 साल बाद मिलें और फिर आप कहें कि अब मैं 10 बार चेक करने लगी हूँ, तो शायद फिर आपको कहीं ना कहीं तो डेली का मतलब नॉर्मल है। बट एक आध बार तो चेक करना। अब आप ये अभी उतने लेवल पे नहीं पहुंचा है जिसमें आप खुद आपने एक बार अच्छे से बंद कर लिया। एक बार जब आप बंद कर रहे हैं, आपने बंद कर लिया, अब आप जब चल पड़े और थॉट आता है कि क्या मैंने बंद कर लिया है और आपको पता है कि मैं अच्छे से बंद करके आई हूँ, आप रुकिए मत, आप
ओसीडी का ट्रीटमेंट भी यही है। आपने एक बार हाथ धो लिया, आपका मन कर रहा है मुझे 5 बार धोने हैं और उसके बाद मुझे जाके किचन में जाके खाना पकाना है। तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, जो ERP है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक फॉर्म है, टॉक थेरेपी का, जो थेरेपी पार्ट मैंने बताया कि हम थेरेपी से थेरेपी के थ्रू डील करते हैं इन इश्यूज़ को। तो उसमें हम यही बोलते हैं कि आपने एक बार जैसे हाथ धो लिया, आपने एक बार चेक कर लिया, तो आपको जो काम करना था उसके बाद आप डायरेक्टली उस काम करने के लिए चले जाइए। आपको चाहे कितना ही लगता रहे कि अभी मैं रुक के वो अभी भी गंदे होंगे, फिर वापस जाना चाहिए, या फिर आप मन में कोई ऐसे विचार लाके उसको, बेसिकली जो मैंने मेंटल कंपल्शन बताया था, किसी दूसरे विचार से ब्लॉक कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है आपको। सपोज कीजिए कोई चीज़ मुझे काट रही है, ये जो पेन है, इसको आप वो एंग्जाइटी समझिए जो आपको ऑब्सेशन के बाद हो रही है। आपका इमीडिएटली, मैं जोर से काटूंगा तो मेरा मन क्या करेगा, मैं एकदम हाथ हटा लूँ। जब आपको एकदम से बहुत एंग्जाइटी होता है, आपका मन क्या करेगा कि मैं कंपल्शन कर लूँ। राइट। बट अगर आप इसी चीज़ को आप आधे घंटे तक बिना किसी इंटरवेंशन के, यानी कि ना तो मैंने कंपल्शन किया, हटा लिया इसको, ना मैंने कोई मेंटल कंपल्शन किया, सिर्फ इसको महसूस किया। जैसे आप 10वीं मंजिल पे बैठ के नीचे गाड़ियाँ जाते हुए देख रहे हो, और इमेजिन वो गाड़ियाँ थॉट्स की तरह हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वॉच कर रहे हो उन थॉट्स को जाते हुए, देख रहे हो। वो कार विचारों की तरह कि वो जा रही हैं, बस आप उनको वॉच कर रहे हो और आप उससे होने वाली एंग्जाइटी को सिर्फ महसूस कर रहे हो। किसी भी तरीके से ना तो ब्लॉक कर रहे हो, ना कम करने की कोशिश कर रहे हो, ना कोई कंपल्शन कर रहे हो। ये अपने आप एक पीक पे पहुँचेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउनवर्ड्स कम हो जाएगा। और यही ट्रीटमेंट है। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ओह ये विचार आया और इसने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, तो उसको कोई अटेंशन नहीं मिली, तो ऑब्सेसिव थॉट्स को कम करना शुरू कर देगा। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आना कम हो जाएंगे वो विचार। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। आप देखोगे कि कल से आप ऐसा करना शुरू करो कि मैं दोबारा चेक करूँगी ही नहीं। हाँ, चाहे मेरे घर में चोरी हो जाए एक बार के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, जैसे इन्होंने उस टाइम पे पूछा था, कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी को हार्म ना कर दूं या मार ना दूं। वो लोग, सबसे कम चांस है कि किसी को टच भी करेंगे वो लोग, बिकॉज दे आर ऑलवेज वरीड कि मैं कुछ ऐसा कर ना दूं, कुछ किसी को मैं मार ना दूं। तो मैं उनको बोलता हूँ आप कभी नहीं करने, कोई और इंसान कर बैठेगा, आप कभी नहीं करने वाले ये। तो आप अगले 1 महीने तक ये करिए कि फर्स्ट टाइम आप प्रॉपरली लॉक किया, उसके बाद चल पड़ दिए। आपको मेट्रो या जिस भी उससे आते हैं आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, आपको पीछे मुड़ के ही नहीं देखना है। ये ख्याल लेके कि जो होगा देखा जाएगा। आप ये काम, और उससे जो एंग्जाइटी हो रही है ना, आपको बार बार थॉट आ रहे हैं, बार बार थॉट आते रहने दीजिए उसको। आप ऑफिस पहुंचेंगे तो हो सकता है वो सेटल हो जाए, फिर आप किसी काम में बिजी हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। हो सकता है फिर लंच में फिर याद आए, पता नहीं अरे यार गैस छूट गया होगा, ये हो गया वो हो गया, तो आते रहने दीजिए। फिर आपने ये 1-1.5 महीने कर लिया, आप देखेंगे आप जरूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे दोबारा चेक करने की। अब वो इंटेंसिटी रही नहीं उन विचारों की। अच्छा डॉक्टर, किसी को अगर ये फील हो गया है कि मुझे सीवियर ओसीडी है बट उसके पास साइकेट्रिस्ट का एक्सेस नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत मुश्किल है कि बट हम ये कर सकते हैं जो भी आपने बोला कि जब तक बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में है तब तक आप उसे बोला सीवियर ओसीडी है। अगर आप बोलते कि कुछ बहुत ही इनिशियल और सामान्य ओसीडी, तो मैं शायद बोलता जो मैंने इनको बताया है। सीवियर ओसीडी है तो अपने आप से कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उपाय उन्होंने करने की कोशिश की है खुद से। जी। और वो उपाय उनके अनुसार वो उपाय वही थे। सोचिए कि आपको लगता है कि ये चीज़ गंदी है और फर्स्ट टाइम आपको ये विचार आया है कि ये चीज़ गंदी है, तो आप बीइंग रैशनल ह्यूमन बीइंग्स आप क्या सोचेंगे कि इसका उपाय, और आपको टेंशन हो रही है तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर आप क्या सोचेंगे, कितना क्या सोच रही हूँ मैं, चलो साफ ही कर देती हूँ। द मोमेंट यू क्लीन्ड इट, जैसे ही आपने इसको साफ किया, अब ये कंपल्शन करते ही ये साइकिल स्टार्ट हो गई। तो अगर शुरुआती दौर में वो दिक्कत होती तो हम फिर भी सोचते कि किस तरह से, जैसे उनका इशू था उस तरह से उसको निपटा जा सकता है। बट आपने वर्ड यूज़ किया सीवियर ओसीडी है, साइकेट्रिस्ट का एक्सेस नहीं है या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का एक्सेस नहीं है, तो देखिए उसके लिए तो फिर हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। शायद दूर जाना पड़े, दूसरी सिटी में जाना पड़े, दूर जाना पड़े। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके इस मीडियम के माध्यम से कि कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी हमें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, है ना।
तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जो बहुत ऐसे एरियाज में बैठे हैं जहाँ पे अच्छे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की प्रेजेंस नहीं है, बट वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू वो उनको भी ट्रीटमेंट मिल पा रहा है और बहुत सारे लोगों में बहुत पॉजिटिव चेंज में देखने को मिल रहा है। इवन थेरेपी भी इस पे तो बहुत सारी रिसर्च भी हुई है अब कि ऑनलाइन थेरेपी और ऑफलाइन थेरेपी में कंपेयर करें, हालांकि ऑनलाइन थेरेपी कुछ केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे खासकर ओसीडी के केस में ईआरपी करते हैं तो इन पर्सन अगर आप थेरेपी करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो उतनी भी ज़्यादा ऑनलाइन जो पार्ट है ऑनलाइन थेरेपी है वो उतनी भी ज़्यादा इनफेक्टिव नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करते उससे तो बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन थेरेपी ले लीजिए। ओके डॉक्टर साहब, मेरा एक लास्ट और एक बहुत छोटा सा सवाल है। दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन था और एवरीवन नोज कि उन्होंने निमहन से अपना ट्रीटमेंट लिया था, तो मेरा क्वेश्चन है कि वाज यू आल्सो द पार्ट ऑफ द डॉक्टर टीम जिन्होंने दीपिका का ट्रीटमेंट किया था? नहीं, मैं पार्ट नहीं था उस टीम का, उस टाइम पे दूसरे डॉक्टर्स थे जो पार्ट थे ट्रीटमेंट का, और उसके बाद से उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अवेयरनेस फैलाने के लिए, स्टिग्मा कम करने के लिए कि और उनके केस में शायद जहाँ तक मुझे पता है डिप्रेशन भी इस तरह का था कि कोई एक्सटर्नल रीजन शायद नहीं थे, अंदरूनी कारणों से शायद डिप्रेशन आया और उसके बाद उन्होंने हेल्प ली, वो ठीक हुई और उस टाइम वो अपने पीक ऑफ करियर पे थी। तो वो उन्होंने यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है। जनरली हम सोचते हैं ना कि इसके साथ ये हुआ है, कोई हमारा फ्रेंड आके बोलता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, डिप्रेशन हो गया है, हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या हो गया है, पैसे की कमी है, क्या है, कोई फाइनेंशियल रीजन है, फैमिली में सब ठीक चल रहा है, कोई फैमिली स्ट्रेस है, कोई जॉब का इशू है। हम वी ट्राई टू फाइंड एक्सटर्नल लोकस, लेकिन बहुत कॉमनली इंटरनल लोकस भी मिलता है। जी आई होप मेरे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसी अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।